मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है, यानी आपका क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ धातु और अधातु के बारे में बताया, फिर धातु के रासायनिक गुण और भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं हम इसके बारे में जाने थे। और आज हम जानेंगे पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी, यानी यह क्या होती है। इसमें इसके कहने का मतलब, सक्रियता का मतलब यह होता है कि मतलब कोई भी अगर धातु है तो वह कितना क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब है किसी दूसरे तत्व से, मान लीजिए अगर इसको हम क्रिया कराते हैं तो वह जो है कितनी तेजी से क्रिया करती है। तो बच्चों यह देखिए, आपको एक श्रेणी दी गई, एक सीरीज दी गई है, तो इसके आधार पर हमको यह बताना है कि, तो यहाँ पे कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, तो हमको यह बताना है कि मतलब कौन सी धातु जो है कितनी सक्रिय है। जब हम अपक्रिया करवाते हैं तो कौन सी धातुएं जो होती हैं, आप जानते हैं कि कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो किसी पदार्थ से अपक्रिया करती हैं तो बहुत समय लगता है, और कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जिनको हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से जब मिलाते हैं तो वह जल्दी से अपक्रिया करके अपना प्रोडक्ट बना लेती हैं। तो हमको इस सक्रियता में यही बताना है कि मतलब कौन सी धातुएं हैं जो अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ देखिए, पहले कुछ तत्वों के नाम जो हम बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि इनको किस क्रम में रखा गया है। देखिए, पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा नंबर है मैग्नीशियम है, Mg इसका लिखा गया है, और यहाँ एल्युमिनियम है, और यहाँ जिंक है आपका, उसके बाद आयरन है, उसके बाद Pb लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर Hg Ag यानी कॉपर है, उसके बाद Hg यानी जिसे हम पारा कहते हैं, और यहाँ Ag सिल्वर है, यहाँ Ag सोना, यानी यह जो है इन तत्वों के संकेत दिए गए। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, यह जो है तत्वों के क्रियाशीलता के अवरोही हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। यानी यहाँ जो आपका जो सबसे ऊपर तत्व जो आपका पोटेशियम है वह बहुत ही क्रियाशील है, यह सोडियम से क्या है, अधिक क्रियाशील है। यानी यह जो क्रियाशीलता के क्रम में किस क्रम में रखे गए हैं, घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो इसी के आधार पे हमको बताना है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, आपका यह हाइड्रोजन जो है, तो आपको इस बात को बहुत, यहीं से आपका कुछ काम बनेगा, जो भी काम आपका बनना है इसी हाइड्रोजन वाले तत्व से आपका बनना है। तो बच्चे जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं उनको कहा जाता है अधिक सक्रिय धातुएं, यानी सबसे अधिक क्रियाशील वाले तत्व आपके कौन से हैं, ये जो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, यानी सबसे अधिक सक्रिय जो आपके तत्व है, सबसे अधिक सक्रियता वाले तत्व ए, जो तत्व जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर तत्व हैं वह जो है, जो किसी भी तत्व से उनकी क्रिया कराई जाती है तो वह क्या करते हैं, उस रिएक्शन को बहुत तेजी से करते हैं, और उनसे जो हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। मात्रा क्या, उनको जितना हम मिलाएंगे उतना ही आपका बनेगा, तो उनके ऊपर निर्भर करता है आपको कितना पदार्थ बनाना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। तो आपसे मान लीजिए पूछा जाए या क्रम दे दिया जाता है 3 या 4 तत्वों का, तो आपसे पूछा जाता है कि इन तत्वों को आप बढ़ते हुए क्रम में इनके सक्रियता के लिखिए। तो आपको यह क्रम याद होना चाहिए। पहले हमारा क्या आता है, पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg Ag और Ag। यह क्रम आपको, इसी क्रम से आपको क्या होना, याद होना चाहिए। तभी अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब मान लीजिए कोई आपको दे दिया जाएगा 3 या 4 तत्व, तो इनको कहा जाएगा इनके सक्रियता के अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो जब आपको यह सीरीज पूरी याद रहेगी, यह श्रेणी जो है, तभी आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो आपका हाइड्रोजन होता है बच्चों, यह आपका कम क्रियाशील, यानी बहुत कम क्रियाशील होता है। और जो इसके नीचे आपके हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व हैं वह क्या है, सबसे कम क्रियाशील, यानी हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व होते हैं वह क्रिया तो करते हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से, लेकिन ही बहुत ही कम करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इस सक्रियता के आधार पर, यानी जो सक्रिय श्रेणी है, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
तो पहला पॉइंट आपको यह बताया जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो बच्चों आप इस श्रेणी को देखकर आप बता सकते हैं कि कोई भी कौन सा तत्व आपका जो है अम्ल से या जल से या किसी लवण से अभिक्रिया कर सकता है। तो आप इसको देखकर यही बताएंगे, यानी आप जानते हैं कि कोई भी तत्व अगर अधिक क्रियाशील है तभी वह दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा, अन्यथा आपको क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे ही जितने भी तत्व हैं यह बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं और यह किसी दूसरे पदार्थ से बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं। और यह ऊपर वाले जो तत्व हैं यह आपके जल से या किसी भी धातु से या किसी लवण से अभिक्रिया आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चों क्या कहा जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। तो यदि आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि सक्रिय धातुएं किसे कहते हैं और उनके नाम बताइए, तो आपको जब यह सीरीज याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। तो आप सक्रिय धातु किसे कहते हैं? जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सक्रिय धातुएं कहा जाता है। और जो नीचे रखी हुई धातुएं हैं उन्हें क्या, उन्हें सक्रिय नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? अक्रिय धातुएं कहा जाता है, या कहा जाता है कि क्या है, बहुत कम सक्रिय। अक्रिय का मतलब बच्चों यह होता है जो किसी से क्रिया नहीं करती। जो आपका अक्रिय शब्द होता है वह किसी से क्रिया नहीं करती हैं। लेकिन यह बात यहाँ पे तो गलत होगा, क्योंकि कॉपर जो है और Hg और Ag यह कुछ न कुछ तो अभिक्रिया करती है। आप इसको अक्रिय नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कम सक्रिय। क्या कहेंगे? कम सक्रिय धातुएं हैं। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि यदि हाइड्रोजन के जो तत्व ऊपर स्थित है उनको क्या कहते हैं? अधिक सक्रिय धातुएं कहते हैं, और जो नीचे है उन्हें क्या कहते हैं? कम सक्रिय धातुएं कहती हैं। अब तीसरा पॉइंट चलिए बच्चों देखते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ हाइड्रोजन से जितने भी तत्व आपके ऊपर है यहाँ पर, जब यह किसी अम्ल से क्रिया करते हैं तो आपने अम्ल को जाना है, अम्ल किसे कहते हैं? तो अगर ये तत्व आपके अम्ल से क्रिया करते हैं उनसे वह क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। जबकि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व हैं वह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मतलब कौन सा तत्व है जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और कौन सा तत्व नहीं। तो बच्चों आपको इस बात को ध्यान में रखना है, इन्हें आपको यानी कॉपर, Hg, Ag और Au, आप केवल यही 4 तत्वों का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद उनके आधार पर आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि कॉपर, Hg और Ag और Au को छोड़कर सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती। अब चलिए हम देखते हैं पांचवा पॉइंट, नहीं सॉरी चौथा पॉइंट। कहा जा रहा सक्रिय श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। यह भी आपकी बात सही है, यानी ये कोई भी तत्व आपका है जो अपने से ऊपर है और वह किसी दूसरे तत्व से क्रिया कर रही है, तो जब वह क्या करेगी, वह उनके लवण से कम सक्रिय धातु को उनके लवण से क्या कर देती है? उनको विस्थापित कर देती है। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट, यानी 5वां नंबर पॉइंट। तो 5वां नंबर पॉइंट में क्या कहा जा रहा है बच्चों? कम सक्रिय धातुएं अपने से अधिक सक्रिय धातुओं को उसके विलयन से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। यानी जो कोई भी तत्व अगर अपने से ऊपर है उनको मान लीजिए वह अभिक्रिया कर रहा है तो वह उसको हटा नहीं सकता है, लेकिन अगर ऊपर वाला तत्व है और नीचे वाले तत्व से अभिक्रिया करेगा किसी तत्व के साथ तो वह उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। इसको आपको आगे बताया जाएगा। तो आगे फिर देखिए अगला नंबर क्या कहा जा रहा है? सक्रियता श्रेणी में धातुओं की ऑक्सीजन, जल व तंग अम्लों से
क्रिया की दर ऊपर से नीचे की ओर घटती है। यानी कहने का मतलब यह है आपके जो धातुएं हैं वह जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी जो क्रियाशीलता है ऑक्सीजन जल व तनु अम्लों के साथ वह क्या होती है, घटती है। क्यों? क्योंकि यह जो धातुएं हैं पहले ऊपर जो है वह ऑक्सीजन या अम्ल या लवण से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रिया मतलब उनसे जब क्रिया करते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नीचे आने पर उनकी क्रियाशीलता घटती है, उनकी क्रिया करने की दर भी क्या होगी, घटेगी। और क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं ऑक्सीजन जल या तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। और फिर देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन के नीचे तत्व से कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया और Ag हो गया, यह जो है ऑक्सीजन हो गया या आपका जल हो गया या आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। यह जो है इन चीजों से अक्रिया मतलब इन तत्वों से अक्रिया नहीं करती है। तो आपका यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि वे कौन से तत्व हैं जो ऑक्सीजन जल या अम्लों से अक्रिया नहीं करते हैं। तो आपको इन चारों तत्वों के नाम याद रखना होगा, जो तभी आप इन तत्वों का क्या इन तत्वों को बता सकते हैं कि मतलब ये कौन से तत्व हैं जो ऑक्सीजन और जल के साथ अक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, कॉपर है, Hg है, Ag है और Au है। यह ऐसे तत्व हैं जो आपका हाइड्रोजन या कॉपर या अम्ल से अक्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम जाने कि धातुओं की सक्रियता की श्रेणी के आधार पर हम उनकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। और यदि आपके एग्जाम में आता है कि धातुओं की उनकी सक्रियता की श्रेणी के आधार पर उनकी व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर इस सारणी को बनाएंगे, उसके बाद जितना भी पॉइंट आपको बताया गया है उनको आराम से क्या करेंगे, उस टॉपिक में राइट डाउन कर देंगे। अब चलिए हम आते हैं पढ़ने अब हमने पढ़ा क्या, धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिया, रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया और उनकी सक्रियता के आधार पर उनकी व्याख्या की। अब आते हैं हम अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी अधातु जो है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है, हम इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम जानेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो बच्चों पहला पॉइंट यह आपको बताया जा रहा है कि रासायनिक अपक्रियाओं में धातुएं जो होती हैं वह सामान्यतः विलायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। क्या रखते हैं, यानी जब कोई भी अधातु आप किसी से क्रिया करता है तो वह क्या करता है, विलायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन आयन है या क्लोरीन परमाणु है, जब यह किसी तत्व से करेगा क्रिया तो आप क्या बनाएगा, विलायन, यानी यह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है और अपने ऊपर क्या कर लेगा, एक क्लोरीन आयन में यह चेंजिंग हो जाता है। यहाँ आपका यह क्या होता है, क्लोरीन परमाणु के रूप में है, क्लोरीन जो है किस रूप में है, परमाणु के रूप में है, लेकिन यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह किस रूप में चेंज हो जाता है, क्लोरीन आयन के रूप में बदल जाता है। तो इस बात को बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि आपके जितने भी अधातुएं होते हैं वह जब किसी रासायनिक क्रिया करते हैं तो क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, विलायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि आप जो धातुएं होते हैं वह रासायनिक क्रिया में क्या करते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है ऑक्साइड बनाने का, यानी जो आपके धातु है अधातु है वह ऑक्साइड बनाते हैं। तो कहा जा रहा है अधातु जो है ऑक्सीजन से सहयोग करके अधातु का क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए आपका एक सल्फर है, यह क्या है अधातु, और यह जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यह क्या है, यह सल्फर है अधातु, यानी यह सल्फर है आपका और यह आपका ऑक्सीजन, और जब सल्फर आपका जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि सल्फर यानी ऑक्सीजन
जो अधातुओं का ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। बच्चों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह अम्ल जैसा व्यवहार करता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है वह किस प्रकार व्यवहार करता है, तो आप क्या बताएंगे, वह अम्लीय होता है। लेकिन आपका जो धातु होता है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षार जैसा व्यवहार करते हैं। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चों कहा जा रहा है कि सामान्यतः अधातु अम्लीय होते हैं, अर्थात यह जल में घुल के क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, इसलिए इनके गुण को क्या माना जाता है, अम्लीय माना जाता है। जैसे बच्चों यही आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और यह जब जल से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, H2SO3। क्या बनाता है बच्चों, H2SO3, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो यह एक बच्चों आपका क्या, एक प्रकार का अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आधार होता है तो उसका जो ऑक्साइड होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। बच्चों आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि कुछ अधातु ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, यानी कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जैसे आपका कार्बन है और जब यह आपका किससे, जल से ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आपको यह क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हाइड्राइड बनाने का गुण, यानी जो आपका ऑक्सीजन है वह हाइड्राइड बनाता है कि। तो बच्चों आपके जो आधार होते हैं वह सामान्यतः हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक नाइट्रोजन हो गया, जो आपका क्या है, अधातु, क्या है, अधातु है, और यह जब हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है, किससे, हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, NH3 बनता है। तो यहाँ देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपकी अपक्रिया जो है बराबर, यानी 2 नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन कितना, एक, अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 3 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 3, तब जाके यहाँ पर अपक्रिया क्या होगा, बराबर हो गया। बच्चे देखिए यह अमोनिया इसका नाम है। तो यह देखिए बच्चों एक अधातु था जो हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनाया, उसका हाइड्राइड बनाया, यानी जिसे क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि जो अधातु होते हैं उनमें हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन बच्चों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो अधिकांश धातुएं होती हैं, अधातुओं के ऑक्साइड होता है, जो हाइड्राइड होते हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं, वाष्पशील होते हैं, यानी भाप के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट पॉइंट है, यह आपका तीसरा पॉइंट था, और यहाँ पे आपका जो है चौथा पॉइंट है वह है तन अम्लों से अपक्रिया। तो बच्चों जो अधातु है वो अधातुओं पर तन अम्लों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इससे कहने का मतलब यह है कि जो आपके अधातु होते हैं वह तनु अम्लों से अपक्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म थे वह समाप्त हुए, और अब इसके आगे का जो है हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं से अपक्रियता, यानी उसको हम कैसे अपक्रिय करेंगे, इन तत्वों के बारे में जानेंगे और इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बारे में सीखेंगे और उन्हीं के आधार पर हम जानेंगे आगे कैसे वे, हम बताएंगे कि वह अधिक क्रियाशील है। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु कण के बारे में। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको क्लास देखने के लिए आज का बहुत बहुत धन्यवाद।